नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बिलियन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एक ही वीडियो में पूरा बिलियन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक वीडियो जो आएगा वो आपका जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक। तो उसके बाद में हम लोग एक वीडियो लाएंगे पूरा न्यूमेरिकल्स का, पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल एक वीडियो में होगा और एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इसके साथ हमारा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं बिलियन। सबसे पहले है कि बिलियन कहते किसको है। तो बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। समांगी और विषमांगी दोनों हम लोग देख लेते हैं। यानी कि चीनी और पानी का घोल हमारा बिलियन कहलाएगा, नमक और पानी का घोल जो है वह बिलियन कहलाएगा। समांगी बिलियन किसे कहते हैं कि ऐसा बिलियन, मतलब ऐसा बिलियन जिसमें सभी अवयवों को अलग अलग न देखा जाए या न देखा जा सकता है, उसे हम लोग समांगी बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को एक साथ मिलाते हैं तो चीनी और पानी आपस में एक दूसरे के घुल जाता है, इसलिए समांगी बिलियन का उदाहरण है। विषमांगी बिलियन क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे हम लोग विषमांगी बिलियन कहते हैं। जैसे बालू और पानी को एक साथ मिलाते हैं तो बालू और पानी दोनों को देख सकते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण है या विषमांगी बिलियन है। एग्जाम्पल के तौर पर और हम देख सकते हैं जैसे पीतल जिंक। पीतल जो होता है वह जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसके कारण बिलियन है, क्योंकि जिंक और कॉपर आपस में मिलकर एक तरह से पीतल का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जर्मन सिल्वर जो होता है वह जिंक और निकल के मिलने से बनता है, जो कि एक मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि जिंक और निकल दोनों मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विलय और विलायक में अंतर बताना है। तो बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और विलायक क्या कहते हैं, बिलियन में जो अवयव या पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। या इसी ऐसे भी बोल सकते हैं, विलय क्या है कि जिसे घोला जाए उसे हम लोग विलय कहते हैं, तथा जिसमें घोला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। बिलियन मतलब जो होता है वह विलय और विलायक के मिलने से बनता है। वास्तव में अभी हमने पढ़ा कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है बिलियन में उसे हम लोग विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नोट दिया गया है कि जलीय बिलियन में सदैव जल होता है। तो चाहे जल की मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो, तो जलीय बिलियन में जल हमेशा जो होता है वो बिलियन ही होता है। विलय ही बोलते हैं हम लोग जल को, चाहे जल ज़्यादा हो या अधिक हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे 10 ग्राम चीनी प्लस 8 मिलीलीटर जल में सदैव विलायक जो होगा वह जल ही होगा। ठीक है, चूंकि 8 मिलीलीटर होने के बावजूद भी जो है वह इसका विलायक जल ही होगा, तथा विलय जो होगा वह चीनी होगा। तो जलीय बिलियन जब होगा तो जल हमेशा क्या होगा, वह विलायक होगा, चाहे उसकी मात्रा कम हो या अधिक हो। ठीक है, बिलियन की प्रावस्था सदैव विलायक की प्रावस्था के समान ही होता है। यदि विलायक जलीय अवस्था में होगा तो बिलियन भी जलीय अवस्था में होगा, यदि विलायक ठोस अवस्था में होगा तो बिलियन भी ठोस अवस्था में होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन का वर्गीकरण अवयवों की संख्या के आधार पर किया जाता है, प्रावस्था के आधार पर किया जाता है, विलयता के आधार पर किया जाता है और सांद्रता के आधार पर किया जाता है। तो चारों का हम लोग 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अवयवों की संख्या के आधार पर जो होता है, अवयवों की संख्या 2 होने पर द्विअंगी बिलियन कहते हैं, अवयवों की संख्या 3 होने पर त्रिअंगी बिलियन कहते हैं, और अवयवों की संख्या 3 से अधिक होने पर बहुअंगी बिलियन कहते हैं। दूसरा नंबर पे प्रावस्था के आधार पर जो होते हैं बिलियन के 9 प्रकार होते हैं। बिलियन के प्रकार सबसे पहले गैसीय बिलियन। इसमें क्या होगा कि एक गैस होगा। कौन सा गैस होगा, मतलब कि आपका विलायक जो होगा गैस निश्चित रूप से होगा। तो यदि गैस भी विलय हो और गैस भी विलायक हो, दोनों विलय और विलायक दोनों गैस हो, तो इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ये गैसीय बिलियन का उदाहरण है। जब विलायक तो गैस रहेगा, लेकिन जब विलायक द्रव हो जाए तो क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में विलय को हम लोग गैसीय बिलियन बोल सकते हैं। जब विलायक तो गैस है, लेकिन यदि विलायक ठोस हो जाए तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलियन को हम लोग गैसीय बिलियन कहते हैं। उसके बाद में द्रव विलियन, यदि द्रव तो विलायक रहेगा, द्रव विलियन विलायक हो और गैस विलय हो तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को हम लोग द्रव विलियन कहते हैं। द्रव भी विलय और विलायक दोनों द्रव हो तो जल में घुली हुई एथेनॉल को हम लोग द्रव विलियन कहते हैं। द्रव जो है वह विलायक हो और ठोस विलय हो तो जल में घुली हुई ग्लूकोज को हम लोग द्रव विलियन बोलते हैं। ठोस विलियन हम लोग देख लेते हैं। जब ठोस विलायक हो और गैस विलय हो तो हाइड्रोजन का प्लेटिनियम मिश्रण को हम लोग ठोस विलियन बोल सकते हैं। उसके बाद जब ठोस विलायक हो और द्रव गैस हो तो पानी का सोडियम के साथ अमलगम को हम लोग बोलते हैं ठोस विलियन। जब ठोस भी गैस हो और ठोस ही विलय हो तो सोने में तांबा के मिश्रण को हम लोग ठोस विलियन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विलयता। विलयता किसे कहते हैं, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा स्थिर ताप तथा दाब पर विलयता कहलाती है। मतलब 100 ग्राम विलियन को लेंगे तो उसमें उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। असंतृप्त विलियन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलियन ऐसा घोल जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से कम होती है तो उस ताप पर उसके द्वारा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलियन कहलाता है। अर्थात विलय यहाँ पे कम होगा। यदि कोई विलियन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो ताप को बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है। जाहिर सी बात है, मतलब कि जिसमें और भी दूसरी चीज़ को घोला जा सके उसे हम लोग असंतृप्त विलियन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई गया खाने के लिए, यदि उसके पास में पेट में भी जगह है तो और भी चीज़ को खा सकता है, तो यानी कि वो क्या है, असंतृप्त है। तो असंतृप्त विलियन क्या होगा कि ऐसा घोल जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से कम होती है तो उस ताप पर उसके द्वारा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलियन कहलाता है। संतृप्त विलियन क्या होगा, किसी विशेष ताप पर किसी विलियन में और अधिक विलय न घुल सके तो वह विलियन संतृप्त विलियन कहलाता है। विलयता के बराबर इसमें विलय होता है। असंतृप्त विलियन विलयता से अधिक विलय होता है। सांद्रता के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। सांद्रता के आधार पर जो होते हैं, सबसे पहले मोलर विलियन होता है, उसके बाद में नॉर्मल विलियन होता है, और आगे देखते हैं नॉर्मल विलियन किसे बोलेंगे, यदि 1 लीटर विलियन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो विलियन का सांद्रण 1 नॉर्मल होता है। ऐसे विलियन को हम लोग नॉर्मल विलियन कहते हैं। मतलब यदि किसी 1 लीटर विलियन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो विलियन का सांद्रण 1 नॉर्मल हो जाता है। ऐसे विलियन को हम लोग नॉर्मल विलियन कहते हैं। मोलल विलियन किसे कहते हैं, यदि 1 kg विलायक में विलय का 1 मोल उपस्थित हो तो उस विलियन का सांद्रण 1 मोलल होता है। ऐसे विलियन को हम लोग मोलल विलियन कहते हैं। सांद्रता के पद, विलियन का सांद्रण द्रव्यमान के पदों में या आयतन के पदों में व्यक्त किया जाता है, इसे ही हम लोग सांद्रता के पद कहते हैं। जैसे प्रतिशत को हम लोग आयतन में लीटर से हम लोग व्यक्त करते हैं और प्रतिशत को द्रव्यमान में हम लोग ग्राम से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में द्रव्यमान प्रतिशत, Ma इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, Mb इक्वल टू विलय का द्रव्यमान।
तो यहाँ से हम लोग बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे तो एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, और विलायक द्रव्यमान प्रतिशत मतलब ए का प्रतिशत निकालेंगे तो एम ए डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी इंटू 100 हो जाएगा। उसी तरह से बी का प्रतिशत यदि निकालते हैं तो हो जाएगा बी का प्रतिशत इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम प्लस एम बी इंटू 100। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 150 ग्राम जल में घोला गया है तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 150 ग्राम, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, बिलियन कितना हो गया एम ए प्लस एम बी इक्वल टू 15 प्लस 150 इक्वल टू 165 ग्राम। यहाँ से द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा एम ए डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी यानी कि 15 बाई 165 गुने 100 यानी कि 9.09 एम प्लस एम बाई एम हो जाएगा। अब उसके बाद में आयतन प्रतिशत हम लोग देखते हैं। आयतन प्रतिशत जो होता है वह होता है विलय का आयतन डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, विलय का आयतन डिवाइड बाई बिलियन का आयतन गुणे 100। यहाँ पे विलय का आयतन मान लीजिए बी है, विलायक का आयतन जो है बीबी है, बिलियन का आयतन जो है बी ए प्लस बीबी है। उसके बाद में ए का आयतन प्रतिशत इक्वल टू बी ए डिवाइड बाई बी ए प्लस बीबी इंटू 100, बी का आयतन प्रतिशत इक्वल टू बीबी डिवाइड बाई बी ए प्लस बीबी इंटू 100। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विलायक बीबी इक्वल टू 160 मिलीलीटर, बी ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका 20 मिलीलीटर, बिलियन हो जाएगा बी ए प्लस बीबी इक्वल टू 160 प्लस 20 इक्वल टू 180 मिलीलीटर। आयतन प्रतिशत हो जाएगा बी ए डिवाइड बाई बी ए प्लस बीबी इंटू 100 यानी कि 20 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 200 बाई 18 इक्वल टू 11.11% हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलारता। मोलारता क्या बोलता है कि बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं मोलारता कहते हैं। बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मोलारता कहते हैं। मोलारता इक्वल टू कितना हो जाएगा विलय के मोल डिवाइड बाई बिलियन का आयतन मिलीलीटर में होगा इंटू 1000 यानी कि विलय के मोल इक्वल टू भार बाई अणु भार भी हो सकता है। मोलारता जो होगा लीटर में, विलय के मोल डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि 360 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर आयतन 250 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया है, बिलियन की मोलारता ज्ञात करें। यहाँ पे विलय यानी कि ग्लूकोज का भार 360 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद बिलियन का आयतन दिया हुआ है 250 ग्राम, विलय के मोल हो जाएंगे भार बाई अणु भार इक्वल टू 360 बाई 180, क्योंकि ग्लूकोज का जो अणु भार होता है 360 होता है, 360 तो दिया हुआ है और इसके अणु भार हो जाएंगे 180, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका मोल। तो मोलारता इक्वल टू होता है विलय के मोल डिवाइड बाई बिलियन का आयतन गुने आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ से 2 आपका विलय के मोल 2 निकला है, 2 डिवाइड बाई बिलियन का आयतन जो है 250 ग्राम दिया था, 2 बाई 250 गुने 1000, तो 250 से 4 में कट जाएगा तो 4 दूनी 8 मोल पर लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका मोलारता। तो मोलारता क्या कहलाता है कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलारता कहते हैं। मोलारता किसे कहते हैं 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय में मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। मोलारता इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोलारता इक्वल टू हो जाएगा लीटर में विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान 1 गुने 1000, ये मोलारता होगा, वास्तव में ऐसे लिखा जाएगा मोलारता। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो बिलियन का मोलारता ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है NaOH का अणु भार 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 हो जाएगा। विलायक का भार दिया हुआ है 500 ग्राम, विलायक का भार दिया हुआ है 4 ग्राम, तो विलायक के मोल हो जाएंगे भार बाई अणु भार यानी कि 4 बाई 40 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 0.1। तो मोलारता इक्वल टू हो जाएगा विलय के मोल डिवाइड बाई विलायक का मोल, विलय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 यानी कि 0.1 दिया हुआ 0.1 डिवाइड बाई 5 गुने 1000 इक्वल टू काट देंगे तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो 0.2 मोल पर किलोग्राम ये आंसर हो जाएगा। मोललता एक पॉइंट है, मोललता एवं मोल अंश पर कोई प्रभाव नहीं होता है, माने मोललता एवं मोल अंश पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। दिया हुआ है मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे कभी भी किसी बिलियन में विलय एवं विलायक के मोल प्रभाजों का जोगफल हमेशा कितना होता है 1 होता है। एन जैसे Na डिवाइड बाई Na प्लस NB प्लस NC प्लस NB बाई Na प्लस NB प्लस NC प्लस NC डिवाइड बाई Na प्लस NB प्लस NC इक्वल टू होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर में Na प्लस NB प्लस NC आ जाएगा और Na प्लस NB प्लस NC हर में तो दोनों कट जाएगा तो एक ही आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक मिश्रण में A के 0.5 मोल B के 0.2 मोल उपस्थित है, A तथा B के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है A के मोल 0.5 B के मोल 0.2, बिलियन का कुल मान हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.7। तो A के मोल भिन्न हो जाएंगे A बाई A प्लस B इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 0.7, B के मोल भिन्न हो जाएंगे B डिवाइड बाई A प्लस B इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 0.7, तो A प्लस B हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 0.7 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 0.7, तो 0.5 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.7 बाई 0.7 इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि पार्ट प्रति बिलियन में सांद्रता यानी कि पीपीएम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसी बिलियन में 10⁶ 1 मिलियन अर्थात 1 लाख भागों में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं पीपीएम बोलते हैं। यानी कि पीपीएम इक्वल हो जाएगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान गुने 10⁶। इसमें विलय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा में विलय होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 500 ग्राम पेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, विलय की मात्रा दिया हुआ है 0.2 ग्राम, बिलियन दिया हुआ है 500 ग्राम, पीपीएम में सांद्रता हो जाएगा विलय का द्रव्यमान डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान गुने 10⁶। तो पीपीएम इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 5000 गुने 10⁶ इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³ यानी 4.0 इंटू 10⁻², इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं पीपीएम का। इसका उपयोग है इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता जैसे जल में कठोरता, जल में क्लोरीन, वायु प्रदूषण को व्यक्त करते हैं। एग्जांपल तो वायु में 10 ppm नाइट्रस ऑक्साइड गैस उपलब्ध है, तो यहाँ पर वायु में विषैली गैस की मात्रा बताई गई है 100 ml वायु में 10 मिलीलीटर नाइट्रस ऑक्साइड स्थित है। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग विलयता किसे कहते हैं।
तो विलय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोला जा सके उसे हम लोग विलयता कहते हैं। विलयता क्या होगा? विलय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की किसी विशेष मात्रा में नियत ताप पर घोला जा सके उसे हम लोग विलयता कहते हैं। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत है, जैसे पहला है ठोसों की दर में विलयता, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ऐसे हम लोग देखते हैं। मतलब ताप का प्रभाव क्या है कि ताप बढ़ाने के कारण विलयता बढ़ती है। दाब का प्रभाव क्या है? दाब का कोई भी प्रभाव विलयता पे नहीं पड़ता है। उसके बाद में किसी गैस की द्रव में विलयता, ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है तथा दाब बढ़ाने पर विलयता भी बढ़ती है। यहाँ देखिए, ताप जब बढ़ाएंगे तो विलयता घटेगी और दाब जब बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होगी? बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर घटेगी, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी, इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हेनरी के नियम को देख सकते हैं। अब हेनरी के नियम को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। हेनरी का नियम क्या बोलता है कि किसी बिलियन में गैस का मोल अंश उस बिलियन में उपस्थित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। माने किसी भी बिलियन में गैस का जो मोल अंश होता है, गैस का मोल अंश उस बिलियन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक को लेते हैं। यहाँ पे पी क्या है? दाब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स वाई का। एक्स वाई क्या है? गैस की मात्रा है। तो पी इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो केएच इंटू एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई यहाँ पे है गैस की मात्रा और केएच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। फिर हम लोग देख लेते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी बिलियन में गैस का जो मोल अंश होता है, जैसे एक्स वाई, उस बिलियन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। जैसे कोल्ड ड्रिंक में होता है, कोल्ड ड्रिंक को जब हम जितना गर्म करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज्यादा घुलने लगता है, जिसके कारण वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही ठंडा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल पानी की तरह दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, समुद्र की गहराई में जाने वाला जो गोताखार होता है, जब समुद्र के अंदर से वापस सतह पर आते हैं तो उन्हें बहुत ही असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। क्यों? जिसे हम लोग बैंड नामक रोग कहते हैं। हेनरी के बाद इस रोग से बचाने के लिए गोताखोर अपने सिलेंडर में हीलियम गैस भरकर ले जाने लगे। हीलियम की विलयता द्रव में कम हो जाती है, इसी के कारण वो लेके वहां पे चले गए। हीलियम जो होता है 11.7%, नाइट्रोजन जो होता है N2 56.2% और ऑक्सीजन जो होता है वो 32%। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर वो लेके जाते हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? देखिए, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब जो होता है वह वाष्प कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे द्रव है, द्रव जो दिया हुआ है और यहाँ पे ये द्रव का ये सतह है, तो जैसे ही गर्म होगा तो ऊपर की तरफ ये जाएगा और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक तरह से एक बना हुआ है, तो यहाँ पे जाकर वहाँ पे चारों तरफ से गिरने लगेगा। जैसे जैसे गिरेगा तो वहाँ पे एक दाब का निर्माण होगा, जिसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि वाष्प, उसके बाद देखेंगे कि वाष्पशील विलय को विलियन में मिलाते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। और अवाष्पशील विलय को विलियन में मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है। वाष्पशील विलय को यदि विलियन में मिलाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा और अवाष्पशील विलय को विलियन में मिलाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा? घट जाएगा। इसी के आधार पर राउल्ट का नियम दिया गया, जिसे 1887 ईस्वी में राउल्ट ने इस प्रयोग को सिद्ध किया और उसे बताया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या बोलता है? यहाँ पे शुष्क द्रव 1 दिया हुआ है जिसका वाष्प दाब P1 0 है। यहाँ पे शुद्ध द्रव जिसको बोलते हैं, शुद्ध द्रव 1 में जिसका वाष्प दाब क्या है? P1 0 है। शुद्ध द्रव 2 में वाष्प द्रव कितना है? P2 0 है। यहाँ पे दाब लग रहा है, दाब लगने के बाद यहाँ पे द्रव 1 P1 है, द्रव 2 जो होता है वो P2 के नाम जाता है। बिलियन में द्रव 1 का वाष्प दाब P1 है, बिलियन में द्रव 2 का वाष्प दाब P2 है। x1 बिलियन में द्रव 1 का मोल, x2 बिलियन में द्रव 2 का मोल। और मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 इक्वल टू P1 इक्वल टू P1 0 इंटू x1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 तो P2 इक्वल टू P2 0 इंटू x2। यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। तो अब देखते हैं, अर्थात किसी ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के बिलियन के लिए बिलियन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब तथा मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे P1 इक्वल टू P1 0 इंटू x1 दिया हुआ है, उसी को हमने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है कि किसी ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के बिलियन के लिए बिलियन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यहाँ पे जो आंशिक दाब P1 दिया हुआ है उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब यानी कि P1 0 और मोल अंश के गुणनफल यानी कि x1 के गुणनफल के बराबर होता है। किसी ताप पर वाष्पशील द्रव्यों के बिलियन के लिए बिलियन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं आपका राउल्ट का नियम। यदि राउल्ट का नियम कहीं भी पूछता है तो आप इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर। आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन दिया हुआ है। ऐसा विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलियन कहते हैं और जो नहीं करता है उसे अनादर्श विलियन कहते हैं। आदर्श विलियन में शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेलेज 0 होता है। यहाँ पे शून्य नहीं होता है, यानी कि डेलेज 0 के बराबर नहीं होता है। मिश्रण बनाने के लिए हुआ आयतन परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल्यू 0 होता है और आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, तब डेल्यू 0 नहीं होता है। यही अंतर है आदर्श और अनादर्श विलियन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वथनांक को देख, यहाँ पे दिया हुआ है क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। वाष्प यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे किसी भी द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं, पानी यहाँ पे जिस दिया हुआ है द्रव प्रवास्ता का वाष्प दाब ये है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, यानी कि वाष्प प्रवास्ता में बदल जाता है। यानी कि इसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या? क्वथनांक बोलेंगे। उसके बाद में स्थिर क्वाथी किसे बोलते हैं? स्थिर क्वाथी का मतलब होता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, यानी कि ये हो जाएगा कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं जिसका द्रव का वाष्प प्रवास्ता में संगठन एक समान होता है तथा ये स्थिर ताप पर उबलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी। ठीक है। ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी वास्तव में कितने प्रकार का होता है? तो स्थिर क्वाथी वास्तव में 2 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी और एक होता है अधिकतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। ये दोनों में से कभी भी ना कभी पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे
यहाँ पे देखिए न्यूनतम स्थिर क्वाथी को हमको समझना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जल द्रव अवस्था, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये वाष्प बनना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल को रखते हैं तो जब इसको गर्म करते हैं ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 95 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका गर्म होना मैंने वाष्प बनना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर को मिला लिए और अल्कोहल दोनों को मिला लेते हैं तो ये 95 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो गर्म होता है। 95 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल होता है और वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब दोनों को मिलाएंगे तो उससे कम में होगा। जैसे एक निश्चित संगठन पे जल 5% और अल्कोहल कितना है, 95% है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये विलयन जो होगा 78 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाष्प में बदलने लगेगा। ठीक, तो मतलब पर एक साथ वाष्पित हो जाता है, उसे ही हम लोग स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं कि न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वाथनांकी वह विलयन होता है जो अपने संगठन अवयवों के क्वाथनांकों से कम ताप पर उबलता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। जैसे कोई विलयन यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, ये दोनों को मिला देंगे तो उससे कम डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगे, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी कि विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करता है उसे हम लोग बोलेंगे न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। अल्कोहल 95 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन 5% जल और 95% अल्कोहल को जब मिलाते हैं तो ये विलयन जो होता है 78 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो इसी एग्जाम्पल को हम बोलेंगे न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। अब हम लोग देखते हैं अधिकतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी किसे बोलेंगे। इस प्रकार का विलयन अपने संगठन अवयवों के क्वाथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और इसे ही अधिकतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। जैसे यहाँ पे H2O यानी कि जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और HNO3 86 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जब H2O को 32% और HNO3 68% मिलते हैं तो विलयन एजोट्रॉप हो जाता है, यानी कि 120.5 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहलाता है, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। मतलब जितने भी वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, मैंने कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उसे ही अणुसंख्य गुणधर्म करते हैं, न कि विलय के कणों की संख्या की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसे ही हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे गुणधर्म, पहला होगा आपका दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई ना कोई निश्चित रूप से पूछ सकता है, निश्चित रूप से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि वाष्प दाब के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी तरल पदार्थ में यदि हम उड़नशील ठोस से घुल पदार्थ डालेंगे तो उसके वाष्प दाब में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, क्योंकि वाष्प दाब जो होता है अणुओं की संख्या, जितना अणु की संख्या ज़्यादा होगी उतना ही उसका वाष्प दाब कम होगा। अब हम लोग देखते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये हो जाएगा आपका किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस और वाष्पित विलय के मिलाने पर कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या है कि किसी भी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस और वाष्पित विलय की मात्रा मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मैंने कोई भी ठोस पदार्थ किसी विलयन में मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब का जो होता है वो कम हो जाता है, उसे ही हम लोग वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शुद्ध जल दिया हुआ है, वाष्प दाब P1 0 है, यहाँ पे नमक हम इसको मिला लिए, नमक विलयन को मिला देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे पानी और नमक का घोल हो जाएगा, तो विलयन ये बनेगा ही, लेकिन वाष्प दाब P1 है तो यहाँ पे जो होता है इसका वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, जिससे हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। यानी कि P1 जो होता है ज़्यादा होगा वाष्प दाब P1 से, P1 0 का वाष्प दाब जो होगा ज़्यादा होगा P1 से, तो P1 0 - P1 इक्वल टू हो जाएगा डेल P, इसे ही हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अवनमन का कारण क्या होता है। देखिए विलयन की सतह पर विलय तथा विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, सही बात है, अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाला विलायक अणु की संख्या भी घट जाती है, तब विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पित विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। देखिए अवनमन का कारण क्या होता है कि यदि कोई भी दूसरे विलायक उसके साथ मिलेंगे तो उसका जो माने उड़ने की जो क्षमता होगी वो उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, जिसके कारण वो वाष्प दाब का अवनमन बढ़ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि यदि किसी विलायक में हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाकर विलयन बनाते हैं तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे P0 - PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू N/N+N, यही है हमारा राउल्ट का नियम, जहाँ पे P0 - PS डिवाइड बाई P0 वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को दर्शाता है और N/N+N मोल प्रभाज को दर्शाता है। तो इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं एक बार। दिया हुआ है देखिए PS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N/N+N के। यदि विलयन में विलय को न मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब विलयन के समानुपाती हो जाता है। यदि विलयन में विलय को न मिलाया जाए, यदि कोई भी विलय एक्स्ट्रा न मिलाया जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब विलायक के जो होता है वो समानुपाती हो जाता है। यानी कि PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/N+N। यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो PS इक्वल टू हो जाएगा K × N/N+1, यहाँ पे K होगा नियतांक, और PS को P0 इसको दोनों को हम K के बराबर मान लेते हैं तो K इक्वल टू K × N/N+N, यहाँ से K कट जाएगा, N/N+N इक्वल टू हो जाएगा 1, N/N+N इक्वल टू हो जाएगा PS/P0, क्योंकि PS इक्वल टू P0 है तो PS/P0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 की जगह पर हम लोग PS/P0 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 -
दोनों तरफ 1 से माइनस कर सकते हैं, तो 1 माइनस एन बाई एन प्लस एन इजकल टू 1 माइनस पी एस बाई पी जीरो। दोनों को अगर न्यूमेरिकल करेंगे मतलब कि एलसीएम लेंगे तो एन प्लस एन डिवाइड में करेंगे 1 से, तो एन प्लस एन माइनस एन से एन कट जाएगा तो हो जाएगा आपका, और इजकल टू पी जीरो माइनस पी एस डिवाइड बाई पी जीरो, तो पी जीरो माइनस पी एस डिवाइड बाई पी जीरो इजकल टू एन बाई एन प्लस एन, यानी कि ये प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलयन की तुलना में बढ़ जाता है। इसी क्वथनांक को हम लोग उन्नयन कहते हैं, यानी कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ में किसी द्रव को मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मतलब इससे क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक जो होता है शुद्ध विलयन की तुलना में बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग ये क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इस वृद्धि को डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वायुमंडलीय दाब को अचीव कर लेता है, यानी कि द्रव अवस्था वाष्प दाब को अचीव कर लेता है, लेकिन अब इसमें हम लोग पानी के साथ साथ NaCl को भी मिला देते हैं, तो ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेल्सियस लेगा, यानी कि डेल टीबी जो होगा वो बड़ा होगा टीबी जीरो से, टीबी माइनस टीबी जीरो इक्वल टू डेल टीबी। इसी को हम लोग क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं, यानी कि डेल टीबी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम। केबी जहाँ पे होगा मोलल उन्नयन या स्थिरांक, और एम जो होगा वो मोललता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं हिमांक किसे कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं हिमांक। अर्थात 1 विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है बर्फ, तो बर्फ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वाष्प अवस्था वाष्प दाब यहाँ पे दिया हुआ है बर्फ, यहाँ पे TF 0 डिग्री, और यहाँ से जब नीचे की तरफ नमक को करते हैं तो यहाँ पे TF प्राप्त होता है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब है, यानी कि डेल TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, TF 0 बड़ा होगा TF से, यहाँ पे TF 0 माइनस TF हो जाएगा, डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल TF इक्वल टू KF इंटू एम हो जाएगा। यानी कि ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब निर्भर करता है, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब डेल TF पर निर्भर करता है विलेय पदार्थ की मात्रा पर, KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। यानी कि हिमांक क्या होगा कि हिमांक किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव अवस्था का प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात 1 विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट परासरण दाब को हम लोग देखते हैं। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब। अर्थात वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। इसे हम लोग क्या चीज़ से नोट करते हैं, पाई से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शुद्ध विलायक, और यहाँ पे SPM है यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, और यहाँ पे दाब बन रहा है। विलायक के कणों को अर्धपारगम से होकर विलायक की ओर गमन परासरण कहलाता है। परासरण किसे कहते हैं? जब विलायक के कण जो होते हैं, विलायक के कणों का अर्धपरागम से होकर विलयन की ओर गमन करना ही परासरण कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं पाई इक्वल टू CRT से, जहाँ पे पाई इक्वल टू परासरण दाब, C इक्वल टू सांद्रता और R इक्वल टू नियतांक होता है, और T इक्वल टू ताप होता है। चूंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मैंने सांद्रता, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि T मैंने टेम्परेचर, समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग करेंगे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, पाई इक्वल टू C इंटू RT हो जाएगा। यहाँ पे R नियतांक है, तो पाई इक्वल टू C को हम लोग N/V कह सकते हैं, N/V इंटू RT, जहाँ पे N मोलों की संख्या है और V जो है आयतन है। अब हम लोग देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहलाता है कि जिससे होकर विलायक के अणु जा सकते हैं, विलायक के अणु नहीं, उसे हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मिश्रण क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को ही हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे अगरबत्ती का खुशबू पूरे कैमरे में फैल जाना मिश्रण कहलाता है, शक्कर का पानी में घुलना मिश्रण कहलाता है, लाल दवा यानी कि KMnO4 का पानी में डालने पर उसका जल में घुलकर फैलना मिश्रण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को वातावरण में से लेना तथा O2 को निकालना भी मिश्रण ही कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं समपरासी किसे परासरी किसे कहते हैं। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उसे समपरासरी कहते हैं, विलयन कहते हैं। अतिपरासरी किसे कहते हैं? 2 विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं। अल्परासरी विलयन किसे कहते हैं? जिसका परासरण दाब कम होता है उसे अल्परासरी विलयन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बानट्राप गुणांक किसे कहते हैं? बानट्राप नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। बानट्राप नामक वैज्ञानिक ने गुणांक यानी कि आई का प्रतिपादन किया जिसके द्वारा विलय के आयतनों की मात्रा या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो इसे किसे कहते हैं? आई से जोड़ करते हैं, आई इक्वल टू संगुणन तथा वियोजन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइड बाई संगुणन तथा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। जैसे MgCl2 बन रहा है, MgCl2 Mg = 2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे इसके पहले क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या है संगुणन तथा वियोजन के पश्चात यानी कि 1 2 1 3 3 बन रहा है, I = 3, अब पहले क्या है 1, तो 3/1 इक्वल टू इसकी हाफ गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। NaCl Na प्लस Cl माइनस में बन रहा है, यानी कि 1 + 1 2, I इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 है तो 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। वांटा गुणांक किसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं असमान मोलर द्रव्यमान। 1 विलयन में विलय के वियोजन या संगुणन के कारण सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से भिन्न होता है, उसे हम लोग असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यह वियोजन या संगुणन विलय के कणों की संख्या को बदल देता है या अणुसंख्य गुणधर्म को प्रभावित करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो समान मोलर द्रव्यमान की तुलना में निम्न या उच्च प्राप्त होता है उन्हें असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह जो है वर्कले या एवं हाइटले विधि द्वारा परासरण दाब। परासरण दाब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं ये वर्कले तथा हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब किसे कहते हैं। देखिए इस विधि में जो होता है दो समकेंद्रीय नली होता है। देखिए एक नली ये है और एक नली ये है, दोनों एक दूसरे से फिट है, इसलिए ये 3 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है 2 ही, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बिलियन बिलियन दोनों जगह है और यहाँ पे जल है, जिसमें भीतरी नली सारणरंध्र पात्र की बनी होती है। ये जो होता है वो सब सारणरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसकी दीवारों पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। तो यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। इसके एक सिरे पर कोशिका नली, यहाँ पे ये कोशिका नली लगा हुआ है, तथा दूसरे सिरे पर टोपीदार कीप, यहाँ पे टोपीदार कीप लगा हुआ है। बाहरी नली पर जल निरोधक पिस्टन, यहाँ पे जल निरोधक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जिससे बिलियन की सतह पर दाब डाला जाता है। यहीं पे हम लोग दाब को डालते हैं। अब देखिए इसका कार्य विधि, भीतरी नली में आसुत जल भरा रहता है। यहाँ पे जो है आसुत जल, ये वाला यहाँ पे आसुत जल भरा हुआ है। प्रारंभ में कोशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि इसमें जल की ऊंचाई कितनी है। अब जिस बिलियन का परासरण द्रव ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली तथा भीतरी नली के बीच स्थान पर भरा जाता है। बाहरी नली और भीतरी नली के बीच स्थान पर यहाँ पे हम लोग जल को भर देते हैं, ठीक है। परासरण की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह बिलियन की ओर होता है। यहाँ से जल का प्रवाह बिलियन की ओर होगा। कोशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है, जैसे जैसे यहाँ से जल आएगा तो नीचे की तरफ आने लगता है, और पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाया जाता है कि नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। यहाँ पे दाब जब लगाएंगे तो एक तरह से स्थिर हो जाएगा। इस समय पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह बिलियन का परासरण दाब कहते हैं। मतलब जब स्थिर होने के पहले जो दाब लगता है वही दाब वास्तव में परासरण दाब कहलाता है। अब इसका लाभ हम लोग देख लेते हैं कि इसका लाभ सबसे पहला जो लाभ है, परासरण दाब निकालने में कम समय लगता है। दूसरा लाभ क्या है कि बिलियन की सांद्रता नहीं बदलती है, जिससे परिणाम सही प्राप्त होता है। तीसरा लाभ है अर्धपरागम्य झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है, जिससे टूटने की संभावना कम होती है। उसके बाद में है कि रक्त का परासरण दाब 8 एटीएम तथा पौधे में उपस्थित कोशिका द्रव का परासरण दाब 5 एटीएम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही जल्दी इसे हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। इसका न्यूमेरिकल जो होगा अलग पार्ट में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।